हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स थ्रू एमसीक्यू सीरीज। इस सीरीज के अंदर हम लोग कंप्लीट इकोनॉमिक्स को प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आज के लेक्चर्स के पहले भी काफ़ी सारे लेक्चर्स मैं अपलोड कर चुका हूं जिसमें बेसिक से एडवांस तक सारी चीज़ें बताई हैं। तो पहले एक बार मैं बोलूँगा, अगर आप पहली बार देख रहे हो तो पहले वो सारे वीडियोस देखो, उसके बाद इस वीडियो को देखना स्टार्ट करना। अगर इस वीडियो का पीडीएफ वगैरह चाहिए तो एप्लीकेशन के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। भारत 22 समटाइम सीन इन द न्यूज एम्स टू। भारत 22 के बारे में बात कर रहा है। भाई भारत 22 को समझने के पहले हम एक चीज समझ लेते हैं, दैट व्हाट इज दिस एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इस टाइप के क्वेश्चन यूजुअली यूपीएससी पूछता रहता है। तो ये ईटीएफ क्या होते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। देखना, कोई कंपनी है इंडिया की, गवर्नमेंट की, कौन सी कंपनी है, फॉर एग्जांपल एलआईसी ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, इस कंपनी में डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहती है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट कुछ पैसा कलेक्ट करना चाहती है बाय सेलिंग द शेयर्स ऑफ दिस कंपनी। अब गवर्नमेंट को इस कंपनी के शेयर बेचना है, बट फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट के पास इतना एक्सपर्टाइज नहीं है, ना तो इतना टाइम है कि वो ये सब काम करे। दूसरी प्रॉब्लम है कि एलआईसी के एक शेयर की कीमत कितनी है। भाई गवर्नमेंट ने बोला कि एक शेयर की कीमत है 1000 रुपीज, तो हो सकता है अब आम जनता इसमें पार्टिसिपेट ना कर पाए। सो ईटीएफ क्या करेगा, ईटीएफ इज लाइक अ फंड मैनेजर। ये क्या है, एक फंड मैनेजर है। तो ये क्या करेगा, गवर्नमेंट से एलआईसी के शेयर्स को ले लेगा। अब इसने कितने रुपए का एक शेयर लिया, 1000 रुपए का एक शेयर लिया, तो अब ये शेयर्स को ब्रेक कर देगा। ब्रेक कैसे कर देगा, ताकि आम जनता भी पार्टिसिपेट कर पाए और गवर्नमेंट आम जनता से भी पैसा खींच पाए। 100 रुपए का 1000 रुपए का एक शेयर था, तो अब ये क्या बोलेगा, नहीं कि अब 10 रुपए का एक शेयर है, तो अगर आप 100 शेयर लोगे इसका मतलब यू आर इन्वेस्टिंग इन 1 शेयर ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसने क्या किया, 1000 रुपए की चीज को 10-10 रुपए में तोड़ दिया, ताकि आम जनता भी पार्टिसिपेट कर पाए और गवर्नमेंट का भी डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट इजीली अचीव हो पाए। अब देख लेते हैं स्टेटमेंट के थ्रू। और भारत 22 क्या है, इट इज अ लिस्ट ऑफ 22 कंपनीज जिसको ईटीएफ के थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट करने की कोशिश की जा रही है। तो भारत 22 इज रिलेटेड टू द वर्ड 22 companies which are going to be disinvested through exchange traded fund. स्टेटमेंट 1 बोल रहा है bolster government disinvestment program. Yes, भारत 22 का यही है, मैं टू bolster government disinvestment program, ताकि इन 22 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का भी क्या किया जा सकता है, डिसइन्वेस्टमेंट किया जा सके। तो स्टेटमेंट 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्या बोल रहा है, इंप्रूव कंजर्वेशन ऑफ 22 शेड्यूल लैंग्वेज। नहीं भैया, शेड्यूल लैंग्वेज से रिलेटेड नहीं है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, यहाँ पे पॉलिटी का एंगल नहीं डालना है। इंक्रीज मैरीटाइम एंड लैंड सिक्योरिटी, ने इससे भी रिलेटेड नहीं है। रिड्यूसिंग रेड टेपिज्म, है ना, इन द डिलीवरी ऑफ वेलफेयर सर्विसेज। अरे रेड टेपिज्म को तो खत्म तब होगा जब वेलफेयर सर्विसेज खत्म होगी, तो ये भी क्या हो जाएगा, इररिलेवेंट हो जाएगा। सो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, यहाँ पर मैंने दिया हुआ भारत 22 स्पान 6 सेक्टर। वो कौन कौन सी सेक्टर्स है, वो कौन कौन सी कंपनीज है, किन सेक्टर्स की वो कंपनीज है, बेसिक मटेरियल, एनर्जी, फाइनेंस, इंडस्ट्रीज एंड एफएमसीजी एंड यूटिलिटीज। अब आप लोगों के लिए होमवर्क है, व्हाट इज दिस एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना, और किसको कितना वेटेज है वो यहाँ पर दिया हुआ, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा लोगों को डाउट था कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, बता देता हूं, एकदम ईजी है। एन इंक्रीज इन टैक्स टू जीडीपी रेशियो ऑफ अ कंट्री मे इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग। मे इंडिकेट बता रहा है, इसमें क्या इंडिकेट होगा। सिंपल बोल रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे, नहीं भी पता तो क्या बोल रहा है, टैक्स टू जीडीपी रेशियो, तो आप ऊपर क्या डाल दो, टैक्स, नीचे क्या डाल दो, जीडीपी। दिस इज टैक्स टू जीडीपी रेशियो। सिंपल आ गए हम टैक्स टू जीडीपी रेशियो पे। अब वो क्या बोल रहा है कि अगर टैक्स टू जीडीपी रेशियो इंक्रीज होगा, सो इंक्रीज इन टैक्स टू जीडीपी रेशियो मे इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अगर ये इंक्रीज होगा तो क्या होगा, तो अब सबसे पहले तो समझते हैं कि टैक्स टू जीडीपी का रेशियो इंक्रीज कब होगा। देखना, इंक्रीज करने के लिए या तो मेरे टैक्सेस इंक्रीज हो जाए, अगर मेरे टैक्सेस इंक्रीज हो जाएंगे तो ये रेशियो बढ़ जाएगा, बोल सकते हैं, क्योंकि ऊपर बड़ा नंबर आएगा नीचे छोटा नंबर, तो ये रेशियो बढ़ जाएगा। या तो दूसरी कंडीशन हो सकती है कि जीडीपी कम हो जाए, जीडीपी कम हो जाए। अगर जीडीपी कम हो जाएगी तो भी ये नंबर बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि डिवाइड करने वाला नंबर छोटा हो गया है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो पहला बोल रहा है ग्रोइंग इकोनॉमी, अगर इकोनॉमी ग्रो करेगी तो देन जीडीपी विल इंक्रीज, और अगर जीडीपी इंक्रीज होगी तो रेशियो तो कम हो जाएगा, द जीडीपी मस्ट डिक्रीज, बोल सकते हैं। तो स्टेटमेंट 1 रॉन्ग हो जाएगा। ज्यादातर कोचिंग वालों ने इस स्टेटमेंट को सही दे दिया, ये बोल के कि नहीं अगर टैक्स बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगा तो ही टैक्स बढ़ेगा। ऐसा नहीं है, हो सकता है जीडीपी स्टैग्नेंट हो, ये जीडीपी कम हो रही हो और गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए हो, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, ग्रोइंग जीडीपी शुड नॉट बी देयर। दूसरा बोल रहा है एफिशिएंट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। यस, दिस इज करेक्ट। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को एफिशिएंट करोगे तो टैक्सेस बढ़ेंगे, और टैक्सेस बढ़ेंगे तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो भी इंक्रीज हो जाएगा। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। ओनली 2 इज करेक्ट, सो 2 इज गिवन इन बी, सो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 3। विद रेफरेंस टू द प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। भाई हम लोगों ने टैक्सेस को ऑलरेडी देख लिया था कि भाई टैक्सेस किस टाइप के हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। एक हो सकता है प्रोग्रेसिव, एक होता है रेग्रेसिव।
प्रोग्रेसिव क्या होते हैं, रेग्रेसिव क्या होते हैं? प्रोग्रेसिव मोस्टली कौन से टैक्सेस होते हैं? डायरेक्ट टैक्सेस आर मोस्टली प्रोग्रेसिव इन नेचर। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में किसी की इनकम क्या हो सकती है? एक की इनकम है 1 से 5 लाख रुपए, एक की है 5 से 20 लाख रुपए, और एक की है अबाउट 20 लैक्स, राइट। अब मैं इन सब पे अलग अलग टैक्सेस लगा सकता हूं। कैसे? बोले जिसकी 1 से 5 लाख थी, बोले आप पे कितना टैक्स लगा? इनकम टैक्स 0। बोले बहुत कम इनकम है आपकी। जिसकी 5 to 20 लाख रुपीस थी, उस पर कितना टैक्स लगा? हमने बोले 15% आप टैक्स दे देना। और जिसकी अबाउट 20 लाख थी, उसको क्या बोला? आप 30% टैक्स देना, बिकॉज यू आर सुपर रिच। बोला जा सकता है, हाँ। सो ये क्या हो रहा है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, एज द इनकम इज इंक्रीजिंग द टैक्सेस आर ऑल्सो इंक्रीजेस, है ना। तो जब इनकम के साथ टैक्सेस को बढ़ाया जा सकता, तो इस टाइप के टैक्स स्ट्रक्चर को बोला जाता है प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर। सो मोस्टली डायरेक्ट टैक्सेस आर प्रोग्रेसिव इन नेचर। इसलिए बोला जाता है कि डायरेक्ट टैक्सेस को ज्यादा लगाना चाहिए, बिकॉज दे आर प्रोग्रेसिव। जिसकी इनकम ज्यादा है उस पर ज्यादा बर्डन आता है, जिसकी इनकम कम है उस पर कम बर्डन आता है। दूसरे टैक्सेस होते हैं रेग्रेसिव। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर मोस्टली रिग्रेसिव। इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब अगर मैं मार्केट में पेन खरीदने गया, ये पेन की कॉस्ट कितनी है? फॉर एग्जांपल 100 रुपीज, दिस पेन कॉस्ट 100 रुपीज। इस पे टैक्स कितना लगा हुआ है? गवर्नमेंट ने इस पे फॉर एग्जांपल अराउंड 30 रुपीज इज द टैक्स। 70 रुपए कीमत थी, टैक्स रुपए 30 रुपए टैक्स लगा, 100 रुपीज का पेन मार्केट में मिल रहा था। अब इस पेन को चाहे मैं खरीदूं, चाहे आप लोग खरीदो, या चाहे मुकेश अंबानी खरीदें, सबको बराबर टैक्स देना है। तो देखा जाए तो मेरी इनकम का कितना परसेंट जाएगा, आपकी इनकम का कितना परसेंट जाएगा, और मुकेश अंबानी की इनकम का कितना परसेंट जाएगा। तो देखा जाए तो मुकेश अंबानी के लिए 30 रुपए तो ऊँट के मुंह में जीरा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी इनकम का भी कुछ परसेंट जाएगा, आपकी इनकम का भी कुछ परसेंट जाएगा। मतलब जिसकी इनकम कम है, शायद उसकी इनकम का ज्यादा परसेंट चला जाएगा टैक्स में, और जिसकी इनकम ज्यादा है उसकी इनकम का कम परसेंट चला जाएगा। सो दीज आर रेग्रेसिव इन नेचर। सो मोस्टली इनडायरेक्ट टैक्सेस आर रेग्रेसिव इन नेचर। इसलिए बोला जाता है गवर्नमेंट शुड रिसोर्ट टू मोर एंड मोर डायरेक्ट टैक्सेस एंड नॉट टू इनडायरेक्ट टैक्सेस, बिकॉज इनडायरेक्ट टैक्सेस आर रेग्रेसिव इन नेचर, जिससे गरीब पे ज्यादा बर्डन आता है। चलिए अब देख लेते हैं विद रेफरेंस टू प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। क्वेश्चन किसके बारे में बात कर रहा है? प्रोग्रेसिव टैक्स के बारे में बात कर रहा है। स्टेटमेंट 1 देखते हैं। इट टेक्स अ लार्जर परसेंटेज फ्रॉम हाई इनकम अर्नर्स देन इट डज फ्रॉम द लो इंडिविजुअल इनकम इंडिविजुअल। बात बिल्कुल सही है, जिसकी इनकम ज्यादा उससे ज्यादा टैक्स लिया जाता है। कॉर्पोरेट टैक्स इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। यस, कॉर्पोरेट टैक्स क्या है? कॉर्पोरेट टैक्स इज अ काइंड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, एंड डायरेक्ट टैक्स हम लोगों ने देख लिया, डायरेक्ट टैक्सेस आर प्रोग्रेसिव इन नेचर। तो स्टेटमेंट 2 भी मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब आप बोलोगे कॉर्पोरेट टैक्स कैसे? भाई कॉर्पोरेट्स, बिग बिग कॉर्पोरेट्स लाइक मुकेश अंबानी, रतन टाटा, है ना, इन लोगों से क्या किया जाता है? ज्यादा टैक्स लिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली पे करते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस पे प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर लगाना इजी होता है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। सो 1 and 2 आर करेक्ट, सो आंसर इज सी। सो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ओके, इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, और अगर कोई एग्जाम्पल पूछे आपसे कि भाई व्हाट आर अदर एग्जांपल ऑफ द प्रोग्रेसिव टैक्सेस, इनकम टैक्स, जो भी डायरेक्ट टैक्सेस है उस पर प्रोग्रेसिव टैक्स लगा सकते हो। इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, इवन मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, ये भी हम लोगों ने देखा था। सो इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के पहले एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। विद रेफरेंस टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल जीएसटीसी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भाई गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल के ऊपर क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको पता होगा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। हम लोग इसको ऑलरेडी देख चुके हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके बनाई गई है। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, है ना। फिर हम लोगों ने इसका स्ट्रक्चर भी देखा था। हु इज द चेयरमैन? फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज द चेयरमैन, है ना। फिर इसमें स्टेट्स को भी रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। देखो यूनियन को कितना रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है? 1/3 रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है। स्टेट्स को कितना रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है? 2/3 रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है। बोल सकते तो स्टेट्स आर मोर पावरफुल हियर, लेकिन स्टेट्स को भी कोई ना कोई रिप्रेजेंट करता है। कौन करता है? जो स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर रहता है, या जो भी चीफ मिनिस्टर उसके बिहाफ पे भेज दे। सो स्टेट्स को भी यहाँ पर ड्यू रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। लेकिन स्टेट्स के पास ज्यादा पावर है, और जो भी टैक्स से रिलेटेड, जो भी जीएसटी से रिलेटेड डिसीजन रहते हैं, वो कौन लेता है? जीएसटी काउंसिल लेती है। जीएसटी काउंसिल इज हेडेड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। यस, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बिकॉज इट इज क्रिएटेड बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इट इज हेडेड बाय गवर्नर ऑफ आरबीआई। नो, गवर्नर ऑफ आरबीआई इसको हेड नहीं करता। हु इज हेडिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन? दैट इज यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। थर्ड बोल रहा है इट मेक्स रिकमेंडेशन टू यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन द इश्यूज रिलेटिंग टू जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यस, इसका काम ही होता है, रिकमेंड करता है। जीएसटी से रिलेटेड डिसीजंस कौन लेती है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल। सो ये वाला भी मेरा सही हो जाएगा। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? सो 1 and 3 is correct, 1 and 3 is given in C. So C is the correct answer of question number 4.
नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। द यूनियन कैबिनेट हैज रिसेंटली गिवन इट्स in principle approval for the strategic sale of many public sector undertakings PSUs sometimes back. What do you understand by the strategic sale? भाई डिसइन्वेस्टमेंट के लिए यूनियन कैबिनेट ने डिसीजन अपनी परमिशन वगैरह दे दी है, तो बोल रहा है स्ट्रेटेजिक सेल क्या होता है। तो देखना, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब आप लोगों को पता हो चुका है अब क्या होता है। व्हाट इज दिस डिसइन्वेस्टमेंट? डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जब गवर्नमेंट अपनी ऑनरशिप को सेल कर देती है। जब गवर्नमेंट अपनी ऑनरशिप को क्या करती है? सेल करती है, तो लोगों के पास ऑनरशिप चली जाती है, जिसको भी देना वो दे सकती है। मतलब गवर्नमेंट अपनी कंपनी का कुछ परसेंट बेच देती है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट के पास 100 रुपए की कंपनी थी, तो उसने बोला भाई इसमें से 10 रुपए अब हम किसको देना चाहते हैं? प्राइवेट सेक्टर को, इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स वगैरह, है ना। तो ये क्या हुआ? वी कॉल इट डिसइन्वेस्टमेंट। लेकिन देखना यहां पर तो केवल कितना डिसइन्वेस्टमेंट हुआ? ओनली 10%। तो ये तो हम बोलेंगे डिसइन्वेस्टमेंट। लेकिन क्या हो अगर गवर्नमेंट 50% से ज्यादा, मोर देन 50% शेयर अगर बेच देती है? व्हाट डज इट मीन? दैट गवर्नमेंट हैज लॉस्ट द मैनेजमेंट कंट्रोल, क्योंकि अब जो इसका मेजॉरिटी शेयर होल्डर है ही विल कंट्रोल द कंपनी। सो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि व्हेन गवर्नमेंट रिसोर्ट टू सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स मोर देन 50%, जब 50% से ज्यादा शेयर बेच दिया जाता है, तो फिर हम उसको डिसइन्वेस्टमेंट ना बोल के क्या बोलते हैं? स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। सो इसी के बारे में क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है ट्रांसफर ऑफ मैनेजमेंट एंड सिग्निफिकेंट ऑनरशिप फ्रॉम गवर्नमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर। यस, ट्रांसफर ऑफ मैनेजमेंट। देखो मैनेजमेंट ट्रांसफर कब होता है? जब 50% से ज्यादा शेयर चले जाते हैं। तो हु विल टेक द डिसीजन? ऑनर ऑफ द कंपनी। और ऑनर कौन हो जाएगा अगर 51% से ज्यादा शेयर चलेगा? तो जिसने शेयर खरीदे वो, तो मैनेजमेंट भी चला जाएगा। बात बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है? ट्रांसफर ऑफ की स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजीज फ्रॉम गवर्नमेंट टू प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट के पास कौन सी ऐसी की स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज है? समझ में आ रहा है। थर्ड क्या बोल रहा है? स्टेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ओनली टू प्राइवेट सेक्टर, नहीं। ट्रांसफर ऑफ ऑल शेयर ऑफ पीएसयू टू रिटेल इन्वेस्टर, नहीं। क्या होता है? 50% से ज्यादा डिसइन्वेस्टमेंट हो जाए तो हम उस डिसइन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं? स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म टैक्स क्रेडिट। भाई टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ व्हाट इज दिस टैक्स क्रेडिट। जैसे ये स्मार्ट बोर्ड है अपना, है ना। स्मार्ट बोर्ड में क्या क्या लगी हुई है? ये एक स्क्रीन लगी हुई है जिस पे मैं लिख रहा हूँ। इस स्क्रीन पे गवर्नमेंट ने कुछ टैक्सेस लिए, है ना। इस स्क्रीन पे गवर्नमेंट ने क्या लिए? कुछ टैक्सेस लिए। कितने टैक्सेस लिए? फॉर एग्जांपल ये स्क्रीन थी 50,000 की, गवर्नमेंट ने कितने रुपए इस पे टैक्स ले लिया? 20,000 रुपए का इस पे मुझसे क्या ले लिया है? टैक्स ले लिया। ये मैं कंपनी हूँ जो बनाता हूँ स्मार्ट बोर्ड को, है ना। उसके बाद ये स्क्रीन को मैं किसी ना किसी को बेचूंगा, तो वो इसमें फ्रेम लगाएगा, इस कंपनी को बेचूंगा मैं एक्सअप को, फिर वो इसको बोर्ड बना के मार्केट में बेचेगी। तो फाइनली स्क्रीन लगने के बाद ये क्या बन जाएगा? स्मार्ट बोर्ड बन जाएगा। और ये स्मार्ट बोर्ड को कंपनी कितने में बेचना चाहती है? फॉर एग्जांपल 1.5 लाख। अब गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हमने तो 50,000 पे 20,000 टैक्स लिया था, मतलब हमारा टैक्स कितना है? 40% इज द टैक्स स्ट्रक्चर। गवर्नमेंट यहां भी बोलेगी आप भी हमको कितना दे दो? बोले 40% टैक्स दे दो। लेकिन अब वो बोल रही है 1.5 लाख का 40% दे दो। 1.5 लाख का 40% कितना हुआ? 40 + 20 अराउंड 60,000 रुपीज। तो देखा जाए तो इसने ऑलरेडी यहाँ पर टैक्स दे दिया था, स्क्रीन के ऊपर दोबारा टैक्स लग गया। सो अब इसने जो स्क्रीन के ऊपर टैक्स दे दिया था, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी? भाई आपने 20,000 ऑलरेडी दे दिया है, सो ये जो 20,000 है ये हम आपको टैक्स क्रेडिट दे रहे हैं। टैक्स क्रेडिट मतलब कि जब आप स्मार्ट बोर्ड को बेचोगे तो आपको कितना टैक्स भरना रहेगा? 60,000। तो बोले आप 60,000 मत भरना, आपके अकाउंट में हम 20,000 रुपए डाल देंगे, तो अब आप इफेक्टिवली कितना टैक्स भरोगे? ओनली 40,000। समझ में आ रहा है ये क्या हुआ? दिस इज टैक्स क्रेडिट, जिसको इनपुट टैक्स क्रेडिट भी बोलते हैं। ये आप कैश नहीं करा सकते हो, बट एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस ये आपके ओवरऑल टैक्सेस में से इनकम को और अमाउंट को घटा दिया गया है। तो आपको टैक्सेस इस टाइप से देना पड़ेंगे और इसको हम क्या बोलते हैं? टैक्स क्रेडिट या फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट। और अच्छे से समझना है तो बेसिक लेक्चर्स को देख लोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ये तो मैंने एकदम शॉर्ट में बताया है आपको, है ना। बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म टैक्स क्रेडिट। टैक्स क्रेडिट का मतलब आपको समझ में आ गया। इट इज रिवॉर्ड गिवन बाय गवर्नमेंट फॉर द टैक्स पेयर हु पे टैक्सेस इन एडवांस। अरे गवर्नमेंट ऐसा कोई रिवॉर्ड दे रही होती तो क्या बात थी। ऐसा कोई नहीं है कि जो एडवांस में टैक्सेस दे देता उसको रिवॉर्ड मिल जाता है। इट इज अ टाइप ऑफ क्रेडिट गिवन बाय बैंक्स। नहीं, बैंक्स नहीं है, ये गलत हो गया। इट इज अमाउंट ऑफ मनी कलेक्टेड फ्रॉम टैक्स पेयर फॉर स्पेसिफाइड पर्पस एज टैक्स ऑन टैक्स। भाई टैक्स ऑन टैक्स को तो हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट सरचार्ज एंड सेस। वो तो यहाँ पर नहीं आएगा। दिस इज asking about the tax credit. Last देखो, it is a sum that can be subtracted from total payable tax and offset the overall liability. Yes, this is the correct answer. So D is the correct answer. ये क्या करता है? ओवरऑल लायबिलिटी कितनी आ रही थी? 60,000। बोलो उसमें से 20,000 कम कर दिए तो अब 40,000 ही टैक्स देना पड़ा। और स्मार्ट बोर्ड का मैंने एग्जांपल आपको बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
उसके पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं फ्रेंड्स कि अगर आप लोग भी यूपीएससी का नया बैच ज्वाइन करना चाहते हो, दैट टू एट मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस ऑफ ₹4500 ओनली, जिसमें आपको प्री प्लस मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है विद 1 ईयर वैलिडिटी। अगर आप चाहो तो एक बार एप्लीकेशन को डाउनलोड करके देखो और देखोगे आप कितना टू द पॉइंट कंटेंट डिलीवर किया गया, कितने कम टाइम में कितना ज़्यादा कंटेंट आपको डिलीवर किया जाता है, सारी बेसिक एनसीईआरटी और एडवांस बुक्स को कितना ईजिली कवर किया जाता है और कितने ईजी एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल के थ्रू सारी चीज़ों को कवर किया जाता है। अगर वीडियो पसंद आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करना ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको इस टाइप के और वीडियोस मिलते रहे, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ पीपल आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स? इनमें से किन लोगों को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता? दिस इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन बट यू शुड नो इट। तो मैं बता देता हूँ इसका आंसर क्या है। इनकम ऑफ मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब हु रिसाइड इन एनी एरिया इन द स्टेट ऑफ नागालैंड। यस, इन लोगों को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है। इनकम टैक्स जो आपकी इनकम के ऊपर लगता है, इनकम टैक्स इज अ काइंड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, वो प्रोग्रेसिव भी हो सकता है, वो हम लोगों ने सारी चीजें देख ली है। सो शेड्यूल्ड ट्राइब जो कहाँ रहते हैं इन द स्टेट ऑफ नागालैंड, उनको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग इनकम टैक्स। उनको और कौन से टैक्स नहीं देना पड़ते और किन लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ता, पहले वो देख लेते हैं। जो मेंबर्स कहाँ रहते हैं, देखना, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और द नॉर्थ छाछर हिल्स, मिकिर हिल्स, खासी हिल्स, जयंतिया हिल्स, गारो हिल्स और द लद्दाख रीजन। तो यहां पर जो शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन रहती है, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग इनकम टैक्सेस। सारे लोग नहीं, ओनली द शेड्यूल्ड ट्राइब। तो ये ध्यान रखना। और ये कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? 366 ब्रैकेट में 25 लिखा हुआ है। आर्टिकल नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दीज पीपल आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग इनकम टैक्स। तो याद रखोगे, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ छाछर, मिकिर हिल्स, खासी हिल्स, जयंतिया हिल्स, गारो हिल्स और लद्दाख। लद्दाख के लोगों को भी, दोज हु बिलोंग टू द शेड्यूल्ड ट्राइब, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग इनकम टैक्सेस, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। विद रेफरेंस टू मिनिमम अल्टरनेट टैक्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मिनिमम अल्टरनेट टैक्स पे क्वेश्चन है भाई। हम लोगों ने देखा था व्हाट इज दिस मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है ना, इस कंपनी ने ओवरऑल कितना प्रॉफिट बनाया, जिसको हम बोलते हैं वी कॉल इट बुक प्रॉफिट। इसके बुक्स पे तो कितना प्रॉफिट निकल रहा, बोले इसने टोटल इतना काम किया और इसने टोटल प्रॉफिट कितना कमाया, 100 करोड़ रुपीस। इस बड़ी कंपनी ने 100 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया, बट दिस इज अ बुक प्रॉफिट। अब ये क्या करेगी, अब प्रॉफिट हो गया तो इसके ऊपर क्या लगा देगी, गवर्नमेंट टैक्स लगा देगी। लेकिन ये क्या करेगी, देखना, इस 100 करोड़ को पूरे बट्टे लगा देगी। बोलेगी हमने तो इस 100 करोड़ को क्या कर दिया, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दिया, हमने तो हमारे शेयर होल्डर्स को क्या दे दिए, डिविडेंड्स दे दिए, है ना। मतलब पूरे के पूरे पैसे को वो क्या करके बैठ जाएगी, फिनिश करके बैठ जाएगी और बताएगी कि हमको ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ, दैट इज 0 रुपीज। सो अब गवर्नमेंट 0 रुपीज पे कितना टैक्स लगा सकती है, 0। सो गवर्नमेंट को कुछ भी मिला क्या इस पूरे काम में, नहीं। बट कंपनी को एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ था। तो अब गवर्नमेंट ने क्या बोला, इसके बाद इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं भाई, अब जो भी आपका बुक प्रॉफिट है हम उसी पे क्या लगाएंगे, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। क्यों? क्योंकि आप क्या करते हो, पूरे 100 करोड़ को खत्म करते हो और बोलते हो हमारी तो इनकम ही 0 है। अगर 0 है तो आप 0 रुपीज टैक्स लो। तो गवर्नमेंट ने बोला कि आपका जो बुक प्रॉफिट है, भले आप डिविडेंड दो, इन्वेस्टमेंट करो मत करो, बट जो बुक प्रॉफिट निकल के आया उस पर हम एटलीस्ट कुछ ना कुछ मिनिमम टैक्स लगाएंगे। कितना लगाएंगे, अराउंड 18 to 20%। पहली बार इसको पी चिदम्बरम लेके आए थे, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो मिनिमम अल्टरनेट टैक्स क्या होता है कि आपको एटलीस्ट बुक प्रॉफिट पे कुछ ना कुछ टैक्स देना पड़ेगा। फिर आप डिविडेंड्स वगैरह दोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर बुक प्रॉफिट 100 करोड़ है, उसका 20% मतलब 20 करोड़ यू हैव टू पे इन टैक्सेस। अब देख लेते हैं, इस पे क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, इट इज अ डायरेक्ट टैक्स इम्पोज्ड अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। यस, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, कंपनी को डायरेक्ट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, बात बिल्कुल सही है। इट डज नॉट अप्लाई टू एनी इनकम एक्रूइंग और अराइजिंग टू अ कंपनी फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस बिजनेसेस। हाँ, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेसेस वगैरह को क्या किया है, यहाँ पर एग्जेम्प्ट किया गया, तो इन लोगों पे मिनिमम अल्टरनेट टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये वाली बात भी सही है। इट इज नॉट एप्लीकेबल टू पब्लिक कॉर्पोरेट एंटिटीज। देखना, चाहे कंपनी पब्लिक सेक्टर हो चाहे कंपनी प्राइवेट सेक्टर हो, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स हैज टू बी पेड बाय ऑल द कंपनीज। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। सो दिस इज रॉन्ग। पब्लिक प्राइवेट में कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया गया है। तो अब देखा जाए तो आप बोलोगे पब्लिक कंपनीज गवर्नमेंट को टैक्स दे रही है, हाँ, तो पैसा तो गवर्नमेंट के पास जा रहा है ना, तो गवर्नमेंट को बहाना हो गया कि वो लोग भी दे रहे हैं, अब तुम लोग भी दो। चलो समझ में आ गया। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। सो ओनली 1 and 2 इज करेक्ट, 1 and 2 इज गिवन इन बी। सो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, यहाँ बी है आंसर, हाँ। क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इक्विलाइजेशन लेवी। अब ये इक्विलाइजेशन लेवी क्या होता है, देखना, जो बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनीज वर्क करती है इंडिया में, है ना, जो B2B काम करती है, बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शंस वगैरह होते हैं,
क्या उन पे टैक्स लिया जा सकता है? आंसर इज यस। और उस टाइप के टैक्सेशन को क्या बोला जाता है? इक्विलाइजेशन लेवी, जो किस पे लगते हैं? B2B ट्रांजेक्शन पे लगते हैं, बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनीज के ऊपर लगते हैं ना। और इट इज अ काइंड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, क्यों? क्योंकि कंपनी को डायरेक्ट गवर्नमेंट को सबमिट करना होता। तो क्या ये इनडायरेक्ट टैक्स है? नहीं, इट इज अ काइंड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इट इज एम्ड एट टैक्सिंग बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन, यस, ऑफ लार्ज और बिग ई कॉमर्स कंपनी। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। विच ऑफ द statement given above is are correct? Only 2 is correct. Only 2 is given in B. So B is the correct answer of question number 9. यहाँ पर मैंने दिया भी हुआ, equalization levy was introduced in India in 2016 with the intention of taxing the digital transaction of income accruing to foreign e-commerce companies from India. Foreign e-commerce company पे लगता है जो वो income कहाँ से accrue करते हैं? Through the digital transaction, जो business to business काम होता है. It is aimed at taxing business to business transaction. Equalization levy is a kind of direct tax, है ना, जो आपको direct government को देना पड़ता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है गाफा। अब ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, गूगल प्ले पॉलिसी आई है, आप लोगों को पता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, गाफा टैक्स रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू। गाफा का अगर फुल फॉर्म बताऊं मैं, गूगल, एप्पल, फेसबुक, अमेजॉन। तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज पे लग रहा है, और ये बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती हैं? ट्रांजैक्शन करती है, तो क्या इन पे टैक्स लगाया जा सकता है? हाँ। सो पहली बार फ्रांस के फाइनेंस मिनिस्टर ने 2016 में बोला था कि भाई हम लोग इन बड़ी बड़ी लार्ज कंपनीज पे दैट आर वेरी लार्ज, हैवी ट्रांजैक्शन करती है, हैवी इनकम है, उन पे भी टैक्स इंपोज करेंगे। और उसी को क्या बोला गया? गूगल, एप्पल, फेसबुक, अमेजॉन। सो इट इज अ टैक्स ऑन न्यू स्टार्टअप। न्यू स्टार्टअप पे नहीं, एग्जिस्टिंग स्टार्टअप से, वेरी लार्ज स्टार्टअप से। टैक्स ऑन रिन्यूएबल एनर्जी नहीं, ये भी गलत। टैक्स ऑन लार्ज टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट कंपनीज, हाँ बिल्कुल यही है, लार्ज टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट कंपनीज है, दैट इज गाफा। इजी था क्वेश्चन, तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फाइनेंस मिनिस्टर, उनका नाम क्या था देख लेना, ब्रूनो ली मेरी, कैसा नाम है इसका, है ना। इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था गाफा टैक्स, है ना, नेम्ड आफ्टर गूगल, एप्पल, फेसबुक एंड अमेजॉन ऑन लार्ज टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट कंपनीज, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। विद रेफरेंस टू इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। IIP हम इस पे पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं, अब इस पे ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि आप प्रीवियस क्लासेस को देख लेना, 10 मिनट का टॉपिक है ये। द करंट बेस ईयर ऑफ IIP सीरीज इन इंडिया इज 2004-5, नहीं, हम लोगों ने देखा था 2011-12 इज द बेस ईयर ऑफ IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इट इज कंपाइल्ड एंड पब्लिश्ड एवरी मंथ बाय CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। यस, CSO इसको क्या करता है? पब्लिश करता है, दिस इज करेक्ट। इलेक्ट्रिसिटी हैज लीस्ट वेटेज इन IIP इंडेक्स, ये बात भी सही है। इलेक्ट्रिसिटी का ही सबसे कम वेटेज होता है, इसमें 3 सेक्टर्स रहते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी को सबसे कम वेटेज दिया गया है। Which of the statement given above is are correct? So only 2 and 3 is correct. 2 and 3 is given in C. So C is the correct answer of question number 11. इस चार्ट के पहले एक बार यहाँ पर देख लो जल्दी से। IIP का काम क्या होता है वो देख लेना, मैंने यहाँ पर लिख दिया आराम से। CSO उसको पब्लिश करता है, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ मोस्टली मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। इनका काम क्या रहता है देखना, IIP सारी इंडस्ट्रीज को 3 सेक्टर्स के अंदर डिवाइड कर देता है। वो 3 सेक्टर कौन से? माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे ज्यादा वेटेज किसको दिया हुआ है? जिसको भी दिया हुआ है, लेकिन सबसे कम वेटेज किसको दिया हुआ है? इलेक्ट्रिसिटी। अब देखना, IIP सारी इंडस्ट्रीज को देखता, ओवरऑल इंडस्ट्रीज, और इंडस्ट्रीज को 3 सेक्टर में डिवाइड करता, लेकिन उन इंडस्ट्रीज में भी ये ऐसे 8 सेक्टर्स हैं। ये कैसे सेक्टर्स हैं? ऐसे 8 सेक्टर्स हैं जो अराउंड 38 to 40% प्रोडक्शन करते हैं। भाई ओवरऑल जितनी इंडस्ट्रीज हैं उसमें ये 8 सेक्टर हैं दैट कंट्रीब्यूट्स टू नियरली 38 to 40% ऑफ द ओवरऑल प्रोडक्शन। और उन इंडस्ट्रीज को भी क्लासिफाई किया है, कौन सी है वो? पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, स्टील प्रोडक्शन, कोल प्रोडक्शन, क्रूड ऑयल। तो इसमें अगर मैं बात करूं कि जो 8 सेक्टर है इसमें सबसे ज्यादा वेटेज किसको दिया? दैट इज पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी प्रोडक्शन। सबसे कम किसको दिया? फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन को। सीमेंट को उससे कम दिया। यहां पर इलेक्ट्रिसिटी को सेकंड लार्जेस्ट है ना, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी तो देखा जाए तो यहां इन 3 सेक्टर की बात हो रही है क्वेश्चन में, तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को लीस्ट वेटेज है। लेकिन जब मैं 8 सेक्टर बात करूंगा तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी इज अ बिग कंट्रीब्यूटर, अकाउंट्स फॉर 19.85% ऑफ टोटल प्रोडक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। With reference to the taxation laws amendment bill 2019 consider the following statements। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि 2019 का क्वेश्चन है तो क्या अभी भी 24 में रिलेवेंस है? हाँ, इसका रिलेवेंस बहुत ज्यादा है। बता देता हूं क्यों, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी पूछता रहता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखना ये क्या हुआ था, बात किसके बारे में कर रहा है? टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट बिल ऑफ 2019। इसके थ्रू गवर्नमेंट ने क्या किया था कि देखना, जो भी कंपनीज थी, कंपनीज 2 टाइप की हो सकती हैं, एक हो सकती है न्यू कंपनीज और एक हो सकती है एग्जिस्टिंग कंपनीज, है ना। अब बोला क्या गवर्नमेंट ने, लोग क्या करते थे? टैक्स अवॉइडेंस। अब ये टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है? तो आप लोगों ने 2 वर्डों को बहुत ज्यादा सुना होगा, एक है टैक्स
अवॉइडेंस। अवॉइडेंस का मतलब होता है कि गवर्नमेंट के लॉ में लूप होल्स ढूंढ लेना और लूप होल्स ढूंढ के टैक्सेस को ना पे करना, दैट इज टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस इज नॉट इलीगल, ये इलीगल नहीं है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की गलती है। बोले हम लोगों ने तो लॉ के प्रोविजन को यूज किया, बट इट इज इमोरल, क्योंकि आप गलत कर रहे हो नैतिकता के तौर पे, है ना। और दूसरा एक वर्ड आपने और सुना होगा, दैट इज टैक्स इवेजन। इवेजन का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट आपने चोरी करी है, तो टैक्स इवेजन इज इलीगल एज वेल एज एंड इमोरल ऑल्सो। तो टैक्स इवेजन तो दोनों है, इलीगल भी है, इमोरल भी, आपको ध्यान रखना। बट अवॉइडेंस क्या है? इट इज नॉट इलीगल बट इमोरल। अब कंपनीज यूजुअली क्या करती थी? टैक्स अवॉइडेंस। अवॉइडेंस क्यों करती थी? क्योंकि कंपनीज बोलती थी कि भाई हम इमोरल काम भी नहीं कर रहे हैं। वो तो ये बोलती थी गवर्नमेंट इतने ज्यादा टैक्सेस लेती कि हम लोग भी क्या करें। गवर्नमेंट को ये चीज समझ में आई। अब अगर गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स लेगी तो हम लोगों ने ऑलरेडी लाफार कर्व पढ़ रखा है कि अगर गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल 0% टैक्स लेगी तो गवर्नमेंट की इनकम कितनी होगी? 0 रुपीज। लेकिन अगर गवर्नमेंट 100% टैक्स लेगी तो गवर्नमेंट की इनकम कितनी होगी? अगेन 0। क्यों? नोबडी इज विलिंग टू वर्क, क्योंकि सारा पैसा गवर्नमेंट लेके जा रही है। इसका मतलब कि टैक्स को भी एक प्रॉपर प्रपोर्शन में लगाया जाए, एक फिक्स परसेंट पे लगाया जाए, कंपनी को श्योरिटी दी जाए, उनसे ज्यादा ना चीथा जाए, तो वो काम भी करेंगी और टैक्सेस को भी देंगी और टैक्स को अवॉइड करने की भी कोशिश नहीं करेगी और इवेड भी नहीं करेंगी। तो ये चीज गवर्नमेंट को समझ में आई। गवर्नमेंट आराम से बिल लेके आई। उन्होंने बोला कि भाई जो न्यू कंपनीज है, बोले अब हम उन पे कितना टैक्स लगाएंगे? फ्लैट 15%, और कुछ नहीं। आप आओ भारत में बिजनेस करो, कितना टैक्स देना? फ्लैट 15%। बोले बेस्ट है? बोले बेस्ट है। एग्जिस्टिंग कंपनीज को बोला आप पे कितना लग रहा है? बोले 30%। तो अब ये एग्जिस्टिंग क्या करेंगे? बोलेंगे धंधा बंद करके नई कंपनी में रजिस्टर कर लो। बोले आप घबराओ मत, आप ये सब मत काम करो 15% के लिए, आप पे भी फ्लैट परसेंट कर देते हैं, दैट इज 22। 30% था, बोले कितना कर दिया? 22% कर दिया। तो आप बोलोगे सर ये तो टैक्स रेट कम हो गए, तो क्या इससे गवर्नमेंट के टैक्सेस कम हो जाएंगे? गवर्नमेंट की टैक्स रेवेन्यू कम हो जाएगी क्या? आंसर इज नो। गवर्नमेंट के टैक्सेस उल्टा बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब ज्यादा लोग भारत के अंदर बिजनेस करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको टैक्सेस कम लग रहे हैं, ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा प्रोडक्शन होगा, और अगर ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो फिर गवर्नमेंट को ज्यादा पैसा मिलेगा। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है देख लेते हैं। द बिल विल अमेंड द इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड फाइनेंस एक्ट 2019। हाँ, इनमें कहीं ना कहीं अमेंडमेंट करना पड़ा होगा। अब आप समझ सकते हो भाई टैक्स से रिलेटेड मैटर है तो इन पे तो अमेंडमेंट करना पड़ा होगा क्योंकि ये सारे काम हो रहा है। सो ये बात बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है? प्रोविजन रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स विल नॉट अप्लाई टू द कंपनीज ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रेट्स। ये बात भी सही है। देखना, गवर्नमेंट ने बोला ये जो हम फ्लैट टैक्स दे रहे हैं ना आपको 15%, 22%, बोले तब एप्लीकेबल होगा जब आप और अदर एग्जेम्पशंस नहीं मांगोगे। ये नहीं कि ये दे दो उसके बाद हमारा यहाँ खर्चा हो गया, वहाँ खर्चा हो गया, बहुत सारे जो एग्जेम्पशंस मांगते हो बोले वो सब नहीं मिलेंगे, तो फ्लैट टैक्स देना है आपको। अब अगर कोई कंपनी मान लो 15% पे स्विच कर गई तो क्या वो मिनिमम अल्टरनेट टैक्स देगी? नहीं, फिर उस तो वो नहीं लगेगा प्रोविजन। क्यों? क्योंकि आप न्यू स्कीम पे आ गए हो। लेकिन हाँ, जो कंपनी इन स्कीम्स में नहीं आना चाहती है तो फिर उन पे तो मिनिमम अल्टरनेट टैक्स लगेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? बोथ 1 and 2 इज करेक्ट, सो बोथ इज गिवन इन सी, सो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर मैंने सारे डिटेल्स दे रखे हैं, आप लोग आराम से इसको एक बार रीड कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ दीज अथॉरिटीज अप्रूव्स द सेल ऑफ गवर्नमेंट स्टेक इन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स? इनमें से कौन सी अथॉरिटी है जो अप्रूव करती है अगर गवर्नमेंट चाहती है डिसइन्वेस्टमेंट करना, मतलब अपनी कंपनीज के जो गवर्नमेंट ओन कंपनीज है उनके शेयर को मार्केट में बेचना चाहती है, डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहती है, सो बोले अप्रूवल कौन देता है? सो इट इज कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिटी। सारे डिसीजन यूजुअली जो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं यही लेती है, और इसका हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ दिस कमिटी। तो ध्यान रखना, इस टाइप के डिसीजन, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को बेचने के डिसीजन कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स लेती है। गवर्नर ऑफ इंडिया ले सकते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं। फाइनेंस सेक्रेटरी, अरे तो फाइनेंस मिनिस्टर भी नहीं है, कहाँ से लेंगे इतने इंपॉर्टेंट डिसीजन? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, नहीं, ये वाले डिसीजन ये भी नहीं लेती। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, CCEA। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जो भी आ रहा है, पर उसके पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप लोग भी यूपीएससी एमपीपीएससी का न्यू बैच ज्वाइन करना चाहते हो, दैट टू एट मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस ऑफ ₹4500 ओनली, जिसमें आपको GS 1 2 3 4 के सारे सब्जेक्ट्स देखने के लिए मिल जाएंगे। उसमें मेंस आंसर राइटिंग भी कराई जाती है, प्लेन्स के भी क्वेश्चन कराए जाते हैं। एथिक्स जो बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, आप एक बार जाओ उसमें डेमो वीडियोज़ वगैरह देखो, दैट इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। 4-5 वीडियोज़ ओपन है, आप 3 से 4 वीडियो देखोगे आप लव करने लग जाओगे एथिक्स को, कि एथिक्स इतना आसान है, इतना ईजिली समझा जा सकता है। लोग उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते कि समझ ही नहीं आती चीज़ें। तो एक बार जाओ, ऐप को एक्सप्लोर करो, आपको डेफिनेटली मज़ा आने वाला है। प्री प्लस मीन्स कंप्लीट प्रिपरेशन होगी विद 1 ईयर वैलिडिटी। प्राइस होने वाली है ओनली ₹4500। अगर वीडियो पसंद आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ताकि मुझे मोटिवेशन बना रहा है, मुझे पता रहे कि ओके अच्छा रिस्पॉन्स है या नहीं है, और इस टाइप की सीरीज़ को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है टोकन डिसइन्वेस्टमेंट इज। टोकन डिसइन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है। अभी तक हम लोगों ने देखा डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है। देन व्हाट इज दिस टोकन डिसइन्वेस्टमेंट? टोकन डिसइन्वेस्टमेंट मतलब 5-10% बेचा शेयर, ज्यादा नहीं बेचा, सिर्फ 5-10% बेचा शेयर, दैट इज टोकन डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट बोले 15-20% बेच दिया। स्ट्रेटेजिक मतलब 50% से ज्यादा बेच दिया। लेकिन ध्यान रखना टोकन डिसइन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो काइंड ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। बोले भले आधा % बेचा तो डिसइन्वेस्टमेंट तो हुआ ना, लेकिन कम बेचते हैं तो यूजुअली उसके लिए वर्ड यूज करते हैं दैट इज टोकन डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट इन नॉन स्ट्रेटेजिक पीएसयूज। भाई टोकन डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं होता कि स्ट्रेटेजिक और नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर नहीं देखते। नॉन स्ट्रेटेजिक फॉर बोले तो क्या हो सकता है, जैसे रोडवेज है ना, रोड वगैरह गवर्नमेंट चलाती, कोल इंडिया चलाती, ये क्या है, नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। बट डिफेंस इज अ स्ट्रेटेजिक सेक्टर। सो गवर्नमेंट डिफेंस में भी वर्क करती है, रेलवेज में भी वर्क करती है ना, रोड वगैरह भी चलाती है, रेलवेज भी चलाती है। रेलवे इज अ नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर। क्यों बोले इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रेलवे को तो मुकेश अंबानी भी ऑपरेट कर सकते हैं, अडानी भी ऑपरेट कर सकते हैं, और गवर्नमेंट से 100 गुना बेहतर ऑपरेट कर सकते हैं और कम प्राइसेस पे टिकट भी अवेलेबल करा सकते हैं। सो टोकन डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं होता कि नॉन स्ट्रेटेजिक पीएसयू में डिसइन्वेस्टमेंट कर दो, नहीं, पीएसयू कोई सी भी हो सकती है। माइनॉरिटी स्टेक सेल इन पीएसयू, हाँ माइनॉरिटी स्टेक सेल ही तो होता है 5-10% का, तो ये वाली बात सही है। विच ऑफ द अबव इज द करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट, 2 इज गिवन इन बी, सो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको एक और नाम से भी जानते हैं, कॉल्ड एज माइनॉरिटी स्टेक सेल। क्या बोलते हैं इसको, माइनॉरिटी स्टेक बेचे, स्टेक्स बेचे लेकिन माइनॉरिटी। 15 देख लेते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट गवर्नमेंट्स डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट के डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी पे क्वेश्चन है, पढ़ो जल्दी से, पहले स्टेटमेंट तो पढ़ना पड़ेंगे। क्या बोल रहे हैं, स्टेटमेंट 1, कॉर्पोरेट ऑनरशिप ऑफ पीएसयू इज टू बी प्रमोटेड। देखना, पीएसयू बिलोंग्स टू द पब्लिक ऑफ इंडिया, बोल सकते हैं पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, वो किसके हैं, गवर्नमेंट के। और गवर्नमेंट किसकी है, जनता की, क्योंकि जनता के पैसे से ही बना है। सो कॉर्पोरेट ऑनरशिप बढ़ाएंगे क्या पीएसयू की, नहीं, पब्लिक ऑनरशिप होना चाहिए, तो दिस इज रॉन्ग। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, गवर्नमेंट शुड होल्ड मिनिमम 51% शेयर इन ऑल पीएसयू, दिस इज रॉन्ग। देखना, गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट क्यों करती है कि भाई गवर्नमेंट का बिजनेस क्या है, व्हाट इज द मेन बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट, इट इज टू गवर्न द पीपल। गवर्नमेंट का मतलब क्या, लोगों को गुड गवर्नेंस प्रोवाइड करो, एंड गवर्नेंस इज अ प्रोसेस। लेकिन पीएसयू के थ्रू तो गवर्नमेंट बिजनेस में लगी है, रेलवे चला रही है, होटल इंडस्ट्री चला रही है, रोडवेज चला रही है, मोबाइल फोन चला रही है, कोल इंडिया चला रही है ना, स्टील चला रही है, पेट्रोल बेच रही है। सो गवर्नमेंट का मेन बिजनेस क्या, द मेन बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट इज टू गवर्न द पीपल। वो ये सब काम करने में गवर्नेंस तो बैड गवर्नेंस बन गई है, पुअर गवर्नेंस बन गई, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं प्रोवाइड करा पा रही लोगों को। तो गवर्नमेंट को क्या करने की जरूरत है, डिसइन्वेस्टमेंट। मतलब बोले ये सब धंधों से एग्जिट हो जाओ और क्या काम करो जो आपका मेन बिजनेस है। सो गवर्नमेंट के लिए देखना, अब बाहर तो होना है, पीएसयूज को बेचना है, लेकिन पीएसयूज 2 जगह ऑपरेट करते हैं, एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में और एक नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर में। स्ट्रेटेजिक सेक्टर बोले बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट सेक्टर को वो काम नहीं दिया जा सकता। फॉर एग्जांपल डिफेंस का है ना, डिफेंस इक्विपमेंट्स बोले अगर ये सब प्राइवेट बनाने लग जाएंगे तो उन पे डिपेंडेंस ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना। रेलवेज बोले ये स्ट्रेटेजिक सेक्टर है, वैसे मेरे हिसाब से तो रेलवे नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर है। तो गवर्नमेंट कुछ सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करती है एज अ स्ट्रेटेजिक सेक्टर और कुछ सेक्टर्स को बोलती है नॉन स्ट्रेटेजिक। फॉर एग्जांपल एयर इंडिया, इट वाज अ नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर। क्यों बोले प्राइवेट सेक्टर उसको ज्यादा अच्छे से ऑपरेट कर सकते थे, तो गवर्नमेंट ने उसको बेच भी दिया। सो गवर्नमेंट शुड ओन मिनिमम 51% शेयर इन ऑल पीएसयू, नहीं, गवर्नमेंट नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर से तो ऑल टुगेदर एग्जिट हो जाएगी। बोले सब बेच दो, बीएसएनएल एयर इंडिया को तो कंप्लीट ही बेच देंगे, तो ऑल पीएसयू तो आता नहीं। लेकिन जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर है गवर्नमेंट उसमें 51% शेयर रखेगी, सो दैट द मैनेजमेंट कैन बी अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बोले उसमें भी डिसइन्वेस्टमेंट तो करेंगे, लेकिन स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, एटलीस्ट 51% शेयर रखेंगे ताकि हमारे पास मैनेजमेंट बना रहे। थर्ड क्या बोल रहा है, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट शुड बी द लास्ट रिसोर्ट टू इंप्रूव द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ अ पीएसयू। क्या स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट ही आखिरी उपाय बचता, नहीं। आप भाई लास्ट रिसोर्ट, ये स्टेटमेंट गलत है। अब आप बोलोगे यहाँ तो सही दिखाई दे रहा है, नहीं, डिसइन्वेस्टमेंट की जगह गवर्नमेंट चाहे, फॉर एग्जांपल डिफेंस सेक्टर, वहां पर अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो क्या स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया जाएगा, आंसर इज नो। एफिशिएंसी लाने की कोशिश करो, प्राइवेट सेक्टर के साथ टाई अप वगैरह करो, बढ़िया मैन एंड रिसोर्सेज लाओ, अच्छे लोगों को प्रमोट करो, मेरिट को प्रमोट करो, तो शायद आपको डिसइन्वेस्टमेंट करने की जरूरत ही ना पड़े। तो यहां पर तो तीनों गलत हो गए, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, नन ऑफ देम इज करेक्ट, सो आंसर इज डी। सो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, कंसिडर द फॉलोइंग विद रिगार्ड टू डिसइन्वेस्टमेंट इन इंडिया। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है यूपीएससी के डिसइन्वेस्टमेंट पे। चलो देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द प्रेजेंट पॉलिसी डिस्करेज बायबैक ऑफ शेयर ऑफ स्मॉलर पीएसयू बाय लार्ज पीएसयू हैविंग ह्यूज सरप्लस, दिस इज रॉन्ग। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसको किसने खरीद लिया, ONGC। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये एक स्मॉलर पीएसयू था, है ना, और इसको किसने खरीद लिया, लार्ज पीएसयू ने खरीद लिया। तो ये क्या हुआ,
गवर्नमेंट की ही कंपनी को गवर्नमेंट ने ही खरीद लिया ताकि इसके लॉस वगैरह ना दिखाना पड़े, तो इसलिए उसको किसने ले लिया, ओएनजीसी ने, इसलिए गवर्नमेंट ने पूरा खेल किया। अब शेयर बायबैक का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल टीसीएस रिसोर्ट टू शेयर बायबैक, कंपनी ने अपने शेयर बेचे क्योंकि उसको उस समय पैसे की जरूरत थी, उसने कहा मार्केट से कुछ पैसा उठाते हैं, लेकिन शेयर बेचे तो साथ में ऑनरशिप भी चली गई कुछ परसेंट की, 5-10%। कंपनी का बाद में मन किया कि ठीक है अब पैसा आ गया, अब लोगों को ऑनरशिप नहीं देना, पूरा ऑनर खुद बनना है, तो उनको उनके शेयर का पैसा दे दो और वो शेयर्स को वापस खरीद लो, दैट इज शेयर बायबैक। सो प्रेजेंट पॉलिसी डिस्करेज करती है क्या शेयर बायबैक का, नहीं, वो कंपनी चाहे, पीएसयू चाहे तो अपने शेयर्स को वापस भी ले सकती हैं, अगर उनको लगता है ठीक है अब हमारे पास पैसा आ गया, अब हम खुद से रन कर सकते हैं, जनता के पैसे की जरूरत नहीं है, जनता को पैसा लौटाओ, शेयर वापस ले लो, दैट इज शेयर बायबैक। तो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। 2 देख लेते हैं, नीति आयोग हैज बीन मैंडेटेड टू आइडेंटिफाई पीएसयूज फॉर स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। यस, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट मतलब बताया कितना, मोर देन 50% अगर शेयर बेचे जाएंगे, वी कॉल इट स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, इसमें मैनेजमेंट कंट्रोल चला जाएगा। सो कौन पता करेगा कि किस पीएसयू के स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट करना था, टास्क इज गिवन टू द नीति आयोग। सो दिस इज करेक्ट। थर्ड क्या बोल रहा है, नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है, हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, इट इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मगर प्राइम मिनिस्टर डे टू डे वर्किंग नहीं देते, उसके लिए वाइस चेयरमैन है, दैट लुक्स आफ्टर द डे टू डे वर्किंग ऑफ नीति आयोग। काफी इंपॉर्टेंट है नीति आयोग, तो एक बार आप लोग उसको भी देख लेना। थर्ड बोल रहा है, डिस इन्वेस्टिंग थ्रू क्रिएशन ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ऑफ पीएसयू शेयर इज अ पार्ट ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ द गवर्नमेंट। हाँ, ये बात भी सही है। अभी हम लोगों ने देखा था थोड़ी देर पहले, ईटीएफ मतलब बोले फंड मैनेजर होता, वो क्या करता, गवर्नमेंट के शेयर्स को मार्केट में पहुंचा देता है, जनता तक पहुंचा देता है, तो गवर्नमेंट की एक डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी है थ्रू ईटीएफ। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो 2 and 3 इज करेक्ट, 2 and 3 इज गिवन इन बी, सो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 16। चलिए आगे देखते हैं, यहां पर मैंने दिया हुआ, नीति आयोग हैज बीन क्लासिफाइड पीएसयू इनटू हाई प्रायोरिटी एंड लो प्रायोरिटी। लो प्रायोरिटी क्या है, जिनको क्या करना है, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट करना। हाई प्रायोरिटी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, बोले इसमें नहीं करना है, बट लो प्रायोरिटी सेक्टर क्या है, बोले इनको निकालो फटाफट, लॉस करते हैं ज्यादातर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, द डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिसी इशू रिलेटिंग टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग देयर फंक्शनिंग एंड अपॉइंटमेंट ऑफ टॉप ऑफिसर्स। दूसरा बोल रहा है, कंसिडर द, अभी पता ही नहीं चला कि क्या बोल रहा है, किसी डिपार्टमेंट की बात कर रहा है और ये डिपार्टमेंट यहां दिए हुए हैं, पर दूसरा स्टेटमेंट देखो, इट डील्स विद द मैटर रिलेटिंग टू नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब स्टेटमेंट 2 के पहले 1 को एक बार दोबारा पढ़ो, द डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिसी इशूज रिलेटिंग टू टॉप पब्लिक सेक्टर बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग देयर फंक्शनिंग एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द टॉप ऑफिसर्स। तो बोले ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जो ये सब काम करता, तो उसका आंसर है दैट इज डी, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। ये सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स वगैरह करता है, इवन आरबीआई के गवर्नर को भी यही बताता कि किसको गवर्नर बनाना, किसको डेप्यूटी गवर्नर बनाना। पब्लिक सेक्टर बैंक के पॉलिसी डिसीजंस कौन लेता है, ये लेता है। नाबार्ड को कौन संभालता है, दिस डिपार्टमेंट विल लुक आफ्टर ऑल दीज इशू, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इजी क्वेश्चन नहीं था ये, फैक्चुअल क्वेश्चन था, बट यू शुड नो इट, द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज वेरी इंपॉर्टेंट। इट डील्स विद अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन, MD and CEO of public sector banks, their legislative matters and international banking relation. Appointment of governor, deputy governor of Reserve Bank of India, matter relating to NABARD, Agriculture Finance Corporation, cooperative है ना बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक। आरआरबी को भी कौन देखता है, यही देखता है। रूरल और एग्रीकल्चर क्रेडिट को भी कौन देखता है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। कितना इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, समझ पा रहे हो। इवन ये IRDA, NPS और ये PFRDA, इनको भी कौन देखता है, यही देखता है। ध्यान रखोगे आप, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया एज रिपोर्टेड बाय इकोनॉमिक सर्वे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहा है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन निकालती, इट इज रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। काफी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। इसमें इंडिया की पोजीशन कंटिन्यूअसली इंप्रूव हो रही है। तो क्या आप बोलोगे क्या सच में इंप्रूव हो रही है? अगर एमपी में डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये बिजनेस करना और आसान होता है, तो क्या इंडिया की पोजीशन इंप्रूव होगी? आंसर इज नो। अगर मैं बोलता हूं गुजरात में डूइंग बिजनेस इज वेरी इजी, तो क्या इंडिया की रैंकिंग इंप्रूव होगी? आंसर इज नो, क्योंकि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है सिर्फ 2 ही शहर को मेजर करता है, दैट इज दिल्ली एंड मुंबई। सो अगर इन 2 शहर में आपने डूइंग बिजनेस को काफी इजी कर दिया तो देन अवर रैंकिंग विल इंप्रूव, अदरवाइज रैंकिंग विल नॉट इंप्रूव। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया, ये जो रिपोर्ट आएगी वर्ल्ड बैंक की, ये कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट नहीं है। ईज ऑफ डूइंग बहुत अच्छा सिर्फ 2 शहरों में पता चल रहा है। अब हैदराबाद, चेन्नई, क्या सिर्फ ये 2 शहर पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है? आंसर इज नो। सो 2 शहरों में अगर अच्छा काम हो जाएगा तो ईज ऑफ डूइंग में हम लोग ऊपर पहुंच जाएंगे, इनमें बुरा काम हो जाएगा तो हम लोग नीचे पहुंच जाएंगे। पहला बोल रहा है डिले इन कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट एंड डिस्पोजल रिजोल्यूशन आर आइडेंटिफाइड एज द सिंगल बिगेस्ट हर्डल टू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड हायर जीडीपी ग्रोथ इन इंडिया। ये बात बिल्कुल सही है,
बोले हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंकिंग कम क्यों है? बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट। बोले हमारे यहाँ पे जो बात करते हैं दोगले, फिर उस पर कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स ही नहीं करते, लीगल केसेस चलते रहते हैं और वो केसेस पेंडिंग बने रहते हैं। और बोले पेंडिंग क्यों रहते हैं? बोले क्योंकि जजेस की शॉर्टेज है। तो लीगल एनफोर्समेंट है ना, डिले इन एनफोर्सिंग द कॉन्ट्रैक्ट्स इज द बिगेस्ट हर्डल, है ना। तो ध्यान रखना इन बिजनेस एंड हायर जीडीपी ग्रोथ रेट, जिसके कारण हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंकिंग काफी कम हो जाती है। बात बिल्कुल सही है। दूसरा बोल रहा है मोस्ट ऑफ द डिले इन सच डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पेंडिंग केसेस आर टू बी लोकेटेड इन द हायर जुडिशरी। नहीं, लोअर जुडिशरी में, लोअर जुडिशरी में ये सारे केसेस ज्यादातर पेंडिंग है। मोर देन 70% ऑफ द केसेस आर पेंडिंग इन द लोअर जुडिशरी। और लोअर जुडिशरी में हम लोगों को पता है जजेस की काफी कमी है। तो बोले जजेस के नंबर्स को अगर इंक्रीज करेंगे तो शायद इसमें भी हमारा काम अच्छा हो पाएगा। और इसमें भी कुछ स्टेट्स हैं जो ज्यादा टॉप पे, फॉर एग्जांपल यूपी, बिहार, बंगाल। तो ये स्टेट्स में क्या है और ज्यादा प्रॉब्लम है, लोअर जुडिशरी में केसेस पेंडिंग है, करप्शन है, जजेस की कमी है, जिसके कारण क्या हो रहा है, ये सारे डिलेस होते जा रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं हो पा रहा है। और कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर्ली एनफोर्स नहीं होंगे तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रिपोर्ट इंप्रूव नहीं हो पाएगी। तो ये बात सेकंड स्टेटमेंट तो क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि हायर जुडिशरी नहीं आएगा, लोअर जुडिशरी आएगा। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो, ओनली वन इज करेक्ट, सो ओनली वन इज गिवन इन ए, सो इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर लिखा भी हुआ डिले इन कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट एंड डिस्पोजल रेजोल्यूशन आर arguably now the single biggest hurdle to the cases of ease of doing business and higher GDP growth in India. 87%, मैंने बोला more than 70%, it also include 87% of the pending cases in district and subordinate court, है ना। सारा रिजोल्यूशन हो सकता है, 100% क्लियरेंस हो सकता है कि अगर 2279 वैकेंसीज को फिल कर दिया जाए, है ना, और 93 हाईकोर्ट्स वगैरह जो भी है उनको भी इंप्रूव कर दिया जाए। ज़्यादातर प्रॉब्लम कहाँ है? उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, है ना। अगर इनको इंप्रूव करोगे तो शायद जल्दी इंप्रूवमेंट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इन इंडिया। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल दो कंपनीज के बीच डिस्प्यूट हो गया। अब वो कंपनी कौन सी थी? यहाँ पर देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वोडाफोन एंड हचीसन, इन दो कंपनीज के बीच डिस्प्यूट होगा। अब आप बोलोगे तो फॉरेन कंपनी है, तो मैंने एग्जांपल लिया, कोई सी भी हो सकती है। और ये कहाँ वर्क करती है? ऑपरेट इन इंडिया। इनके बीच अगर लड़ाई हो गई तो अपने डिस्प्यूट को कैसे सॉल्व करेंगी? या तो आपस में कर लें, बोले आपस में बात नहीं बन रही, एक दूसरे से बात नहीं हो पा रही। दूसरा तरीका है कोर्ट्स के पास चली जाएं। लेकिन कोर्ट्स के पास ना वोडाफोन जैसा एक्सपर्टाइज रहेगा ना हच जैसा, क्योंकि ये तो टेलीकॉम कंपनीज है। इसके लिए क्या जजेस टेलीकॉम ऑपरेटर वगैरह थे क्या? नहीं। सो शायद उनके पास एक्सपर्टाइज नहीं है। अगर आप कोर्ट जाओगे सो केस क्या हो जाएगा? आपका पेंडिंग हो जाएगा, क्योंकि जजेस के पास इतनी ज़्यादा एक्सपर्टाइज नहीं है। और हमारे यहाँ पर तो केसेस का बैकलॉग तो ऑलरेडी लगा ही हुआ है। सो इसमें तो क्या होगा, और आप खच्चर में फंस जाओगे। तो बोले इस टाइप के केसेस में क्या करें? सो बोले इसके लिए हमको लाना पड़ेगा अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। बोले अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मतलब कि बोले एक मिडिल मैन को लेके आओ, दोज हु इज हैविंग एन एक्सपर्टाइज, जिसके पास क्या हो, एक्सपर्टाइज हो इस टाइप के मैटर से डील करने में। तो दोनों कंपनीज एग्री करेंगी, बोले ठीक है यार, ये एक इंटरमीडिएट है, दलाली का काम करेगा और हम दोनों के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवा देगा। बीच में वो कुछ पैसा लेगा, डेफिनेटली ही विल टेक सम मनी। सो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, इससे केसेस फास्ट ट्रैक पे चले जाते हैं, कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती है और फटाफट चीजें रिजॉल्व हो जाती हैं। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2015 लीगलाइज द प्रैक्टिस ऑफ एडीआर इन इंडिया विच डिड नॉट हैव एनी लीगल स्टेटस अर्लियर। भाई अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन 2015 के पहले भी था, ये तो शुरू से चला आ रहा है। इवन इंडिपेंडेंस के समय भी था अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अगर कंपनीज एग्री करती हैं अल्टरनेटली रिजोल्यूशन को डिस्प्यूट करने के लिए, कोर्ट नहीं जाना चाहती, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है गवर्नमेंट को? अगर दो कंपनीज है बोलती है हमको कोर्ट नहीं जाना, हमारा मैटर आपस में निपटा लेंगे थ्रू थर्ड पार्टी, तो गवर्नमेंट को क्या दिक्कत है? वो क्यों मना करेगी? सो दिस इज रॉन्ग। स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं। डिसीजन रीच्ड थ्रू अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कैन नॉट बी बाइंडिंग ऑन द पार्टीज अनलेस अप्रूव्ड बाय द कोर्ट। अरे भाई, अगर दो पार्टीज जा रही हैं किसी थर्ड पार्टी के पास, उसको पैसे दे रही हैं, तो वो थर्ड पार्टी तो यही बोलेगी ना कि भाई अगर मेरे पास आ रहे हो तो मुझ पे भरोसा करो। ऐसा नहीं कि तुम मेरे पास आए, टाइम खोटी किया और अगर मैंने वोडाफोन के फेवर में दे दिया तो हच बोले कोर्ट चला गया। नो, दिस शुड नॉट हैपन। बोले जो मेरे डिसीजन है दे आर बाइंडिंग, बोले वो क्या होंगे, बाइंडिंग फोर्स होगा तभी मेरे पास आना, अदरवाइज मेरे पास मत आना। लेकिन क्या आप उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो? नहीं, तब भी उस डिसीजन को तो कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन ये क्या बोल रहा है, डिसीजन रीच थ्रू एडीआर कैन नॉट बी बाइंडिंग। नो, दे आर बाइंडिंग but still you can approach courts. So this is also wrong. Which of the above is are correct? Both are incorrect. So answer is D. So D is the correct answer of question number 20. Decision reached through arbitration can be binding and need not
टू बी अप्रूव्ड बाय द कोर्ट, और कोर्ट को अप्रूव करने की जरूरत नहीं है, बट देयर डिसीजन कैन बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट्स ऑफ इंडिया। फिर से बता देता हूं, अगर आप लोग भी यूपीएससी और एमपीपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हो, दैट टू एट मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस ऑफ ₹4500 ओनली, जिसमें प्री प्लस मेंस का कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाएगा। सो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हो ऐप को डाउनलोड करके, जिसमें आपको 1 ईयर की कंप्लीट वैलिडिटी मिलने वाली है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है।